आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो आपने देखा होगा मोदी साहब खड़े थे और पीछे से जो बाइडेन साहब चल के आते और ऐसे पीछे पैट करते हैं और यूं बोलते हैं, अरे आज अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद चल के, ये वीडियो देखिए मैंने बनाया नहीं, एडिटिंग नहीं है, हर दुनिया के हर मीडिया पे खुद चल के आते, पीछे से हाथ मत करे और भाई कैसे हो, अरे अरे यार, अरे भाई साहब आप तो, मतलब मैं हिंदी में थोड़ा उसका रूपांतर करो, थोड़ा ड्रामेटाइज करो, अरे भाई साहब आप कैसे हैं। यानी ये जो इजलास था जो कि G7 का था, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बुलाया कि हम नेटो में तो नहीं है, हम ब्रिक्स में जाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नहीं। मतलब हम क्या मतलब हमारे अंदर इतना इतना दमखम है कि हम कहें कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कमर चीमा और सुमित पीर के बीच का बहस, जिसमें कि कमर चीमा यह जानने की कोशिश करता है कि भारत कभी इस ब्लॉक में बैठता है, कभी उस ब्लॉक में बैठता है, तो कभी तटस्थ रहता है। वह ऐसा कैसे कर पाता है जबकि भारत जो है ब्रिक्स में भी शामिल है और G7 का बैठक भी अटेंड कर रहा है, और तीसरी तरफ वो रशिया का विरोध भी नहीं कर रहा है और उससे ऑयल भी खरीद रहा है, फिर भी भारत पे कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है। इसका क्या कारण है? कहीं भारत को इसलिए तो नहीं G7 में शामिल किया जा रहा है, बैठक में बुलाया जा रहा है कि भारत रशिया का विरोध करे या रशिया के खिलाफ कुछ बयान दे। और फिर हम देखेंगे शाहिद मसूद का लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कि वह बताना चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है, जबकि भारत हर जगह मौजूद है। एक तरफ वह ब्रिक्स समिट में है, एक तरफ वह G7 में भी शामिल है, और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहा है और हर जगह चाइना को काउंटर किया जा रहा है। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं और मैं आपको मिलूँगा अब वीडियो के अंत में। पता ये चला है कि G7 की जो बेसिक कोशिश है वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के ऊपर किस तरह विन करना है ताकि वो रशिया के ऊपर बोलें। थोड़े दिन पहले एक ब्रिक्स की समिट हुई है, वहां पे मोदी साहब थे और ये बड़ी उनको यूनिक पोजीशन इंडिया को जाती है कि वो एक ब्रिक्स में भी बैठते हैं और वो G7 में भी जाके बैठ जाते हैं। ये बड़ी यूनिक पोजीशन है जो कि और ना कोई G7 वाला उधर जा सकता है, ना ब्रिक्स वाला कोई उधर जा सकता है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक G7 कामयाब होगा मोदी साहब को कन्विंस करने में? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक हर चीज की लिमिटेशन होती है और मोदी साहब की इसको रोकने की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगी। पहली हमारी आपसे बात हुई थी, देखिए आज G7 हो, G9 बोल दो, 11 बोल दो, 13 बोल दो, 18 बोल दो, अगर इंडिया को आप नहीं लाओगे, यू आर दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन, जो भी इसका नाम हो, इज पॉइंटलेस एंड यूजलेस। इसलिए G7 विदाउट इंडिया कैन नॉट वर्क, इट इज अ प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, इसलिए मोदी जी को वहां बुलाया गया। आप बिल्कुल सही कहते हो, ब्रिक्स में भी बैठते हैं, G7 में भी बैठते हैं। अब हम वहां पे जो ला रहे हैं, देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मेसी हम, आईटी पावर हम, सोलर एनर्जी में हम, और जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था, वी आर स्टिल स्टैंडिंग बाय आवर कमिटमेंट्स एंड वी आर मीटिंग देम, जो बाकी कंट्रियां नहीं कर रही है। फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व कर बात करें, थर्ड हाईएस्ट हमारे पास है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन नॉट मिस इंडिया नाउ। देखिए वो टाइम निकल के जब आप इंडिया को दरकिनार करके, हुआ इंडिया दरकिनार हुआ, पहले दरकिनार करके आप कोई फोरम वोरम चला लेंगे, सबको पता है। आज चीमा साहब, आपने एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने शायद देखा होगा, आपकी नजर तो खैर हर जगह रहती है, आप तो खैर वो कहते हैं ना, बात से भी तेज निगाहें हैं आपकी। तो आपने देखा होगा मोदी साहब खड़े थे और पीछे से जो बाइडेन साहब चल के आते और ऐसे पीछे पैट करते हैं और यूं बोलते हैं, अरे आज अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद चल के, ये वीडियो देखिए मैंने बनाया नहीं, एडिटिंग नहीं है, हर दुनिया के हर मीडिया पे खुद चल के आते, पीछे से हाथ मत करे और भाई कैसे हो, अरे अरे यार, अरे भाई साहब आप तो, मतलब मैं हिंदी में थोड़ा उसका रूपांतर करो, थोड़ा ड्रामेटाइज करो, अरे भाई साहब आप कैसे हैं। आज ये वर्चस्व है भारत का। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज वॉकिंग डाउन टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पैटिंग ऑन हिज बैक एंड सेइंग, हाय बड़ी, हाउ आर यू। ये एक बहुत बड़ा सिमेंटिक ऑप्टिक है डिप्लोमेसी में, और मैंने जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ऐसा होता पहली बार देखा चीमा साहब। दिस आई हैव सीन हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो अब अगर ऐसा आपकी पोजीशनिंग है, ऐसा आपका वर्चस्व, आपका ऐसा स्टैचर है, और अगर कोई ये सोच रहा है, कोई ये हवा उड़ा रहा है, या कोई ऐसे गुब्बारे बना रहा है कि आपको लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, फिर बोलेंगे तुम रशिया के अगेंस्ट बोलो, साहब वो तो होगा नहीं। जब पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी तब हमने नहीं बोला, आज तो बोलने की बात ही नहीं। हम एक जरूर कहेंगे, आज भी कह रहे हैं, पहले भी कहते थे, आज भी कहते रहेंगे, सीज फायर। जवाब अमेरिका को देना जिन्होंने 1 बिलियन के हथियार भेजे ज़ेलेंस्की को। हमने नहीं भेजे एक भी हथियार, हमने गोली नहीं भेजी वहां पे, उन्होंने भेजे हथियार। जवाब उन्हें देना। और मुझे लगता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है दैट इज अनक्वेश्चनेबल, नोबडी कैन चेंज इट, नोबडी कैन मैनिपुलेट इट। अगर चीमा साहब कमजोर होती तो अब तक तोड़ भी गई होती, मुड़ भी गई होती और गायब भी हो गई होती। जब आज तक ये खड़ी हुई है और जो बाइडेन साहब खुद आके कह रहे हैं हाय बड़ी, तो मुझे नहीं लगता इस सब के बाद, लुकिंग एट दिस, बिकॉज डिप्लोमेटिक मैसेज लॉट ऑफ ऑप्टिक्स एंड सिमेंटिक्स, उस सब के बाद आप ये कह सकते हैं कि एनीबडी कैन फोर्स, cajole, coax, push, and assume and presume that India will take a position which is favorable to them. Well, it is not going to happen. If India would even suspect that, India's stance would have been already different, क्योंकि इंडिया ने भी ऐसा कुछ कम्युनिकेट किया नहीं है। यानी ये जो इजलास था जो कि G7 का था, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बुलाया गया था, इंडोनेशिया के सदर को बुलाया, जो हमने कल भी बात की थी। लेकिन इसकी जो क्लोजर हुआ इसका, वो सिर्फ यूक्रेन और रशिया पे नहीं हुआ, उसमें चाइना को भी अब नेटो के ममालिक जो हैं वो, और इस पे तकसीम है यूरोप के अंदर, इस पे यूरोप में तकसीम है कि क्या चाइना के खिलाफ महाज खोला जाए या ना खोला जाए। लेकिन स्टेटमेंट जो आएगी उसमें चाइना का नाम होगा, चाइना को इंक्लूड, यानी चाइना अब ये नेटो का कैनवस फैल रहा है। मैंने बताया न्यू ग्लोबल कोल्ड वॉर है ये। पुरानी कोल्ड वॉर तो थी अमेरिका और रशिया, ये बड़ा कैनवस है, क्योंकि इसमें रशिया मुख्तलिफ चाइना इंक्लूड होने जा रहा है नेटो में, ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए नहीं, चाइना के अगेंस्ट नेटो, इससे पहले नेटो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था। नेटो हमेशा सोवियत यूनियन के खिलाफ, एक कोल्ड वॉर के बाद नेटो बना ही सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था ना। अब वो नेटो जो है, फिर ये दरमियान में क्वाड आ गया, अब नेटो को अमेरिका ला रहा है चाइना के अगेंस्ट। ठीक है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जैसे बात की ना, G7 मीटिंग कंक्लूड्स विद फोकस ऑन चाइना, यानी वो चाइना पर क्लोज किए उन्होंने। और कल जो है वो उसकी बिस्मिल्लाह जो है वही, और साउथ चाइना मॉर्निंग सी ने बड़ी सी बात की है कि चाइना और नेटो एंड हाउ द यूक्रेन वॉर इज स्पिलिंग ओवर इनटू एशिया पैसिफिक। ये वॉर अब जो है चाइना नेटो, ये वॉर पे इंडो पैसिफिक पार्टनर्स आर ज्वाइनिंग द ब्लॉक समिट फर्स्ट टाइम। जो मैंने बात की ना, 4 मुल्क, जो कल भी मैं कह रहा हूं कि 4 मुल्कों का वहां जाना, ये जाहिर करता है कि ये नेटो यूक्रेन की जंग यहां तक आ रही है आपके इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक में। अच्छा, अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात, एक मुल्क ने आज बाकायदा एप्लीकेशन, 2 मुल्कों ने, लेकिन एक मुल्क पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एप्लीकेशन दे दी है कि हमें ब्रिक्स का बाकायदा मेंबर बना लिया जाए, और ब्रिक्स के तमाम अराकीन उस पर मुत्तफिक हैं। अच्छा, ठीक। यानी ब्रिक्स में जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एक मुल्क ने कहा है हमें शामिल कर लिया जाए, और 5 मुल्क उस पर मुत्तफिक हैं, और उस मुल्क का नाम है ईरान। अच्छा, ईरान ने कहा है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए, एप्लीकेशन दे दी, जैसे वहां पर स्वीडन और फिनलैंड ने अप्लाई किया हुआ है, यहां पर ईरान ने कहा है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। अच्छा, यहां ये वो ब्रिक्स है जिसमें पाकिस्तान की अदम मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाए गए, बिल्कुल ना बुलाने पर ईरान उसका मेंबर बनने जा रहा है। हम ब्रिक्स में जाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नहीं? मतलब हम क्या मतलब हमारे अंदर इतना दमखम है कि हम कहें कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं, जहां पर आप देखेंगे दुनिया की बड़ी आबादी, बड़ी मैशत, ठीक है, क्या हम ब्रिक्स का हिस्सा बन सकते हैं? या हम सोच भी सकते हैं कि ब्रिक्स में जाएं? अल जजीरा ने, आप देखिए ना, अल जजीरा ने न्यूज़ दी अभी थोड़ी देर पहले कि ईरान ने कह दिया कि हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। ठीक है, ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज, ईरान ने अप्लाई कर दिया। पाकिस्तान कर सकता है? सवाल है, सीधा सवाल है कि पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है ब्रिक्स में जाने के लिए कि हमें भी शामिल करें? ईरान को कर रहे हैं, हमें हम भी। अर्जेंटाइन ने भी कर दिया है, अर्जेंटाइन ने भी अप्लाई कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप, और उनको मिल भी जाएगी दोनों को। पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान नाराज है कि हमें बुलाया नहीं दावत पे।
अप्लाई करें ना जरा, ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें, जहां जाती है वॉशिंगटन डीसी से कॉल ना आ जाए। इशू ये है कि इसको बैलेंस कैसे करना है अब, और वो लम्हात आ रहे हैं पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने बैलेंस कैसे करना है अपने आप को। चाइना, अमेरिका, रशिया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इधर दाएं बाएं, बैलेंस कैसे करना है। और बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर इतराज होगा, अच्छा जी हमें तो नहीं बुलाया। आप कह रहे हैं अच्छा आप हैं किधर, आप हैं पता ही नहीं, आप हैं किसके साथ, कहां पे हैं आप। ये इंडिया पर भी आई हुई है बाय द वे, ये जो हालात हैं ये वहां पर भी हैं इस वक्त, कि भाई चाइना के साथ ट्रेड भी हो रही है, वो क्वाड में भी हैं, वो जो है वो लड़ भी रहे हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने तो, यानी पाकिस्तान ने कुछ तो कहीं तो बात करनी है ना जाके, कि भाई हम कौन से ब्लॉक में, हम सबके साथ हैं। ये कितनी जबरदस्त बात है, सबके साथ हैं इसलिए कोई हमारे साथ नहीं दे रहा। ये क्या पॉलिसी है भाई? मतलब ये जो बात है ना, हमें ट्रेड दे दें, हमें, ओ भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है दुनिया में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी तो उस मुल्क के साथ आपकी ट्रेड होगी। भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए और एक साथ ही आगे बढ़े, परंतु पाकिस्तान आज कहाँ रह गया और भारत कहाँ आ गया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ के पत्रकार ने भी ये खुलकर जताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान कितना पिछड़ गया है, क्योंकि भारत जो है हर कदम सोच समझकर और समझबूझकर उठाता है। भारत काफ़ी आगे निकल आया है, काफ़ी देशों से आगे निकल आया है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। इसका पता हमें इस बात से चलता है कि भारत का फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुका है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन एक डूब रही अर्थव्यवस्था है, क्योंकि चीन के जो कारनामे हैं कि किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करना और अपने आप को बढ़ाना, ये उसकी पुरानी चाल रही है। चाहे वो आप देख सकते हैं श्रीलंका का पोर्ट हो, या फिर जिम्बाब्वे का एयरपोर्ट हो, या फिर और भी देशों की ज़मीन हो, जहाँ भी वो लोन के नाम पे पैसा देता है, वहाँ वो खुद ही अपनी मशीनरी ले जाता है और खुद के मजदूर ले जाता है और खुद के लेबर से ही काम कराकर खुद को ही पैसा दे देता है, जिससे कि वहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पाता, वहाँ के लोगों को काम नहीं मिल पाता, और फिर वो उस लोन के नाम पे जो पैसा देता है उससे वो ब्याज लेता है। चीन की ये हमेशा से चाल रही है, वह किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पैसे लगाता है और उस देश को सपने बेचता है, ताकि वो देश उसे देखकर यह समझे कि वह भी विकास कर सकता है, और उसे वह लोन देता है। और वो लोन के नाम पर वो ऐसा होता है लोन, जिसमें कि वह उस देश को इतना पैसा दे देता है कि वह देश इतनी छोटी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद वह उतने पैसे को ले लेती है और उसके लोन के चक्कर में फंस जाती है। फिर वह उस लोन को चुका नहीं पाती, और एक छोटा सा देश जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी ना हो, जो कि उस लोन को चुका सके या उसका सूद भी अदा कर सके, इसके बदले में चीन उसका कुछ ज़मीन हथिया लेता है, चाहे वो एयरपोर्ट के नाम पे हो, चाहे वो कोई भी समुद्री पोर्ट के नाम पे हो, या फिर वैसी ज़मीन जो खेती वाली ज़मीन हो, या फिर वैसा ज़मीन जो जिसमें कि बहुत सारे खाद्यान्न हों, जैसे कि जहाँ सोना, चांदी, हीरा या फिर और भी खनिज प्राप्त होते हों, वैसे खानों पे वो कब्जा कर लेता है। और फिर उन्हीं खानों से निकाले गए सारे खनिज लवण को वह अपने देश ले जाता है और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करता है, जबकि यह खान उसी देश के होते हैं जिस देश में वह पैसा लगाता है। यह चीन की बहुत पुरानी चाल है और इस चाल को भारत अच्छी तरह जानता है।